स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल के विषय पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। इसके साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सौरमंडल को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सूरज के विषय में, सूर्य के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए सूर्य हम बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सन बना लिया। ये क्या है? सन है। हमने सूरज को बना लिया, उसके बाद में अब सूरज क्या है ये भी बताते हैं। तो सूरज जो है, सूरज एक क्या है? सूरज एक तारा है। सूरज क्या है? एक तारा है जो हमारे 8 ग्रह हैं उनका मुखिया भी है। ठीक है, ये 8 ग्रह हो गए। सूरज क्या है? सौरमंडल का मुखिया है। यहां तक समझ में आया? तो आइए हम सूरज के विषय में सबसे पहले देखते हैं। सूरज में अपार ऊर्जा है। क्या कभी आपने सोचा कि ऊर्जा कहां से आती है? मान लीजिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन सूरज को भाई इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही है जो इस समय में इतना तपता है, इतनी इसके अंदर से ऊर्जा निकलती है कि हम लोगों का रहना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, यहाँ तक कि नदी नाले भी सूख जाते हैं। तो कभी आपने कभी सोचा कि इसकी ऊर्जा के पीछे का राज क्या है? चलिए, अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम बताते हैं। सूरज के अंदर एक गैस, कुछ गैसें पाई जाती हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रमुख है। हाइड्रोजन गैस प्रमुख है। इसके साथ ही हीलियम गैस भी पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ अन्य भी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो हीलियम में बदलते रहते हैं और जिससे यहां पर ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे यहां पर अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। समझ में आया? और ये घटना जो होती है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो सूरज के अंदर जो ऊर्जा है उसके पीछे का राज क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन के कारण सूरज के अंदर बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पृथ्वी तक पहुंचती है। सूरज से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है, प्रकाश जो सूरज से पृथ्वी तक पहुंचता है उसको कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कहीं कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड भी दे रखे हैं। तो आप ये मान के चलिए 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 8 मिनट 20 सेकंड तक समय लगता है इसके बीच ही। लेकिन सही आंसर आपका, अगर मैक्सिमम सही आंसर क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकंड ही होगा। तो देखिए, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। इनका जो रेशियो है वो भी हम आपको बता दें। हाइड्रोजन गैस 71% पाई जाती है। 71% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सूरज में और हीलियम गैस पाई जाती है 26.5%, यानी कि 26.5% हीलियम गैस पाई जाती है। अब देखिए, इसको याद कैसे करना है? पृथ्वी पर कितना जल पाया जाता है? 71%, लगभग 71%। तो उसी तरीके से इसको भी याद रखिए, जितना पृथ्वी पर जल पाया जाता है जितना प्रतिशत, उतना सूरज पर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। यहां तक समझ में आया? तो अब देखिए, कुछ और शब्द हैं सूरज से संबंधित, वो भी हम आपको बताते हैं। तो अब सूरज से संबंधित ही कुछ हम नेम लिख रहे हैं, कुछ शब्द हैं। जैसे कि एक होता है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला आपने सुना नाम तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो हम आपको बताएंगे। सौर ज्वाला, उसके बाद में सौर कलंक। सौर कलंक एक होता है कोरोना।
या इसी को हम बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं? किरीट। एक होता है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। तो देखिए इतने सारे शब्द हैं, और भी है कुछ, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सौर ज्वाला किसे कहते हैं? देखिए जब सूरज है, ये सूरज पे तूफान आते हैं, परमाणुओं के जब बहुत ही अत्यधिक तेजी से, अत्यधिक वेग से परमाणुओं के तूफान चलते हैं, तो कुछ तूफान ऐसे होते हैं, इतनी तेजी, इतनी अधिक तीव्रता के होते हैं कि वो उनमें जो सौर ज्वाला निकल कर बाहर निकल आती है। सौर ज्वाला, कुछ सौर ज्वाला बाहर निकल जाती है, और जो तूफान है, तूफान के साथ ही सौर ज्वाला, कुछ ज्वाला होती है सूरज की, वो बाहर निकल जाती है, उसी को सौर ज्वाला कहते हैं। और ये जो सौर ज्वाला है, ये पृथ्वी तक जब पहुंच जाती है, पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, आपको पता है, शायद नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूं ऊपर बनाने की। तो पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये जो सौर ज्वाला है, पृथ्वी पर जब पहुंच जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश कर जाती है, तो इसको उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस कहते हैं उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, और जब ये सौर ज्वाला दक्षिणी ध्रुव पर वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, तो दक्षिणी ध्रुव पर जब पहुंचती तो इसको अरोरा ऑस्ट्रियालिस को कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रियालिस। अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो जब उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला पहुंचती है, तो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती है, तो ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है, क्योंकि जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, घर्षण के कारण रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। यही जो रंगीन प्रकाश है, उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं सौर कलंक की। तो जो सौर ज्वाला यहां से उठी थी, यहां से मान लीजिए कोई सौर ज्वाला, ये सौर ज्वाला थी, तो यहां से उठी सौर ज्वाला, तो यहां पर धब्बे जैसे बन जाते हैं। कैसे? धब्बे जैसे बन जाते हैं। तो यहां से सौर ज्वाला उठी, तो यहां पर ये धब्बे जैसे बन गए, तो इन्हीं धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। इन धब्बों को क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक आपको समझ में आया? इनको सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, अब कोरोना देखिए, कोरोना के लिए एक दूसरा फिगर बनाते हैं। कोरोना और डायमंड रिंग बचा है। कोरोना की घटना हमेशा पूर्ण ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण तभी घटित होती है। ये इधर सन है, इधर अर्थ है, और बीच में क्या है? मून है। बीच में मून है, इधर सन है और इधर अर्थ है। ठीक है, तो जब देखिए सूर्य ग्रहण की घटना सबसे पहले कब होती है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो पृथ्वीवासियों को सूरज जब बीचों बीच में आ जाता है, तो ये वाला जो भाग है सूरज का, ये नहीं दिखाई देता है। समझ में आया? जो बीच वाला भाग है ये नहीं दिखाई देता है, और इसके आसपास वाला जो भाग है ये दिखाई पड़ता है। तो इसी को हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं। जो भाग पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, इसको डायमंड रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं, या हीरक वलय भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरक वलय। हीरक वलय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब बचा क्या था? डायमंड रिंग हो गई। और कोरोना आपको बताना था, तो कोरोना उसे कहते हैं जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है बाहर का, उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। और एक और शब्द बचा है, वो बचा है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, तो प्रकाश मंडल क्या होता है? ये सूरज है, और जहां से सूरज से जहां से प्रकाश बाहर निकलता है, प्रकाश जहां से बाहर निकलता है, उसी भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। सूरज का टेम्परेचर कहां पर कितना है? तो ये सूरज है, मैंने बड़ा बनाया। सूरज के आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर है वो कितना है?
आंतरिक भाग का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सूरज के आंतरिक भाग का टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद में जो सौर कलंक अभी हमने बताया थे, धब्बे, सौर धब्बा या सौर कलंक, इनका तापमान कितना होता है? तो इनका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इसके बाद में सूरज की सतह का तापमान कितना होता है? सूरज की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये थे तापमान से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स इनसे बनते हैं जो मैंने आपको बताए। अब देखिए, अब हम बातचीत करेंगे, देखिए कल कुछ और शब्द थे, उनको मैंने आपको बता दिया था कल के वीडियो में, जैसे उपसौर और अपसौर की घटना कब घटित होती है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया है, जिसमें हमने जो टॉपिक था पृथ्वी की गतियां, उसमें हमने ये चीज आपकी क्लियर कर दी थी। तो आइए अब बात करेंगे हम सीधे ग्रहों के विषय में। अब बात करते हैं ग्रहों पर। तो ये है सूरज महोदय और ये है इनके परिवार के लोग। ये कौन है? सूरज महोदय और ये है सूरज के परिवार के सदस्य लोग। ठीक है, तो सूरज के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य हैं। एक लोग और थे, 9 सदस्य थे, पहले हुआ करते थे 2000 से पहले। तो सूरज के परिवार में 8 लोग हैं, 8 सदस्य हैं वर्तमान समय में। इससे पहले 9 हुआ करते थे। 9वें कौन थे? वो थे यम महाराज। कौन थे? यम थे। यम को परिवार से निष्कासित कर दिया गया। यम को क्या किया गया? परिवार से निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशनें थी जो इन पर लागू नहीं होती थी, जिससे ये परिवार के सदस्य, ऐसा लगता था कि ये परिवार के सदस्य नहीं है, तो इसी वजह से इन पे कुछ शक हुआ और इनको बाहर कर दिया गया। तो एक तो बात, यम बहुत ही छोटा था, यहां तक कि बुध से भी छोटा था और चंद्रमा से भी छोटा था, एक उपग्रह से भी छोटा था, और उसको ग्रह की संज्ञा दी जाए तो अच्छी बात रही है। ठीक है, तो वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं और 9वां जो था यम, उसको 2006 में 24 अगस्त 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन के द्वारा 24 अगस्त 2006 को किसको? यम को निष्कासित कर दिया गया ग्रहों की सूची से। पुनः इसको ग्रहों की सूची में रखने पर विचार हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक एक ग्रह पर, और उससे पहले आपको बता दें, ये जो 4 ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह की आपकी पेटी है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। इसे ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये भी ग्रहों की तरह ही बहुत ही छोटे ये कण हैं, तो इसीलिए ये क्षुद्र ग्रह हैं, और इनको क्षुद्र ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटे हैं और इनकी एक पेटी बन गई जो भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रश्न अगर ये पूछा जाए कभी कि क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह भी सूरज का ही चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी सूरज का ही चक्कर लगाते हैं। चलिए अब बात करेंगे, ये 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, या इन्हें ठोस ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये ठोस है। ठीक है, और इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है, बाह्य ग्रह, और ये गैसीय अवस्था में, कैसी? गैसीय अवस्था में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय अवस्था में। तो आज हम केवल इन 4 ग्रहों के विषय में ही बातचीत करेंगे। आज की वीडियो में 4 ग्रह पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, और आज की वीडियो में केवल हम 4 ही ग्रहों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ये 4 ग्रह और इसके साथ ही मून और उसके साथ ही कुछ और चीजें हम आपको बताएंगे। तो आइए आज बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। तो बुध के विषय में अगर बातचीत करें तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके साथ ही बुध जो है सूरज से सबसे नजदीक ग्रह भी है। सूरज से सबसे निकट अवस्थित ग्रह कौन सा है? बुध है, और सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का। इसके साथ ही बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और बुध जो है सूरज का चक्कर सबसे जल्दी लगा लेता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बुध सबसे निकट सूरज के स्थित है, इसलिए जल्दी में चक्कर लगा लेगा।
तो बुध कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 88 दिनों में ही मात्र ये सूरज का चक्कर लगा लेता है। और ये जो सूरज का चक्कर लगाते हैं इसको बोला जाता है परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। कल के वीडियो में हम बता चुके हैं परिक्रमण काल क्या होता है। तो परिक्रमण काल, बुध का परिक्रमण काल कितना है? बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है। ठीक है, इसके साथ ही बुध की एक और विशेषता है कि इस पर एक चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जो इसकी एक विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो है शुक्र। आपका कौन सा? शुक्र। शुक्र के विषय में आइए हम देखते हैं। शुक्र जो है बुध के बाद सूरज से सबसे नजदीक ग्रह। शुक्र जो है सूरज के बाद सूरज से दूसरे नंबर पर सबसे निकट अवस्थित ग्रह है। ठीक है, शुक्र जो है इसके विषय में कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो हम आपको बताएंगे। देखिए शुक्र जो है, शुक्र, इस पर बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इस पर CO2 गैस बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कितनी मात्रा में? 98% इस पर शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिस कारण इस ग्रह को प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। प्रेशर कुकर की संज्ञा दी जाती है, इसे प्रेशर कुकर कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे निकट अवस्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट अवस्थित ग्रह है और ये सबसे चमकीला भी ग्रह है। शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का भी तारा कहा जाता है। इसके साथ ही शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा कि शुक्र को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार और घनत्व की दृष्टि से जो शुक्र है वो फ्रेंड्स पृथ्वी के बिल्कुल समान है, इसीलिए इसको शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? एक चीज और बुध के विषय में बताना भूल गए थे। बुध ग्रह का जो तापांतर है, क्या तापांतर, वो सबसे अधिक है। बुध ग्रह का जो है तापांतर वो सबसे अधिक है। कैसे ये तापांतर क्या होता है? तापांतर वो होता है कि दिन का तापमान और रात के तापमान में जमीन आसमान का अंतर हो। जैसे बुध पर दिन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है और रात को यही तापमान -250 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, तो लगभग इसमें 600-650 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है दिन और रात के तापमान में। इसीलिए बुध को सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं शुक्र के विषय में एक और खासियत है कि सारे ग्रह जो हैं, सारे ग्रह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं। कैसे? पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं, लेकिन शुक्र और एक और ग्रह है उसका नाम है अरुण। शुक्र और अरुण दो इकलौते ग्रह हैं जो हमेशा पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। तो दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। तो जब पूरब से पश्चिम चक्कर लगाएंगे तो सूर्योदय किस दिशा में होगा? तो जब पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाएंगे तो सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा। ये समझ में आया? प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस ग्रह पर पश्चिम में सूर्योदय होता है? तो आपका अगर शुक्र है तो ये आंसर सही होगा, अरुण है तो ये आंसर, अगर दोनों है तो ये आंसर, अगर दोनों नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी के विषय में। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और जहां पर ऋतु परिवर्तन होता है वहां पर जीवन की आदर्श संभावनाएं पाई जाती हैं। और एक और इसकी खासियत है, पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और अपने अक्ष पर
मात्र 24 घंटे में घूम जाती है। और जो पृथ्वी है सूरज का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिनों में लगाती है। एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है। इसके साथ ही शुक्र का अगर देखा जाए तो 225 दिनों में ये अपना एक चक्कर पूरा करता है। बुध 88 दिनों में पूरा करता है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो जल अलग अलग तरह से अलग अलग स्रोतों के रूप में पाया जाता है। कुछ खारा भी जल है, कुछ मीठा भी जल है। समुद्र में जल पाया जाता है, महासागर हैं, नदियां, झील, तालाब, अलग अलग तरह से जल पाया जाता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है और अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगाती है, और जिसके कारण दिन और रात भी होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन 23.5 डिग्री झुकी है, इसके कारण होते हैं। और दिन और रात किस कारण होते हैं कि 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। ठीक है। इसके अलावा यहां से एक घटना घटित हो जाती है सब ग्रहों के साथ में। घटना ये घटित होती है कि पृथ्वी से आगे जितने भी ग्रह हम लोग पढ़ेंगे उनके सबके अपने उपग्रह हैं। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसको हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह जिसको चंद्रमा कहते हैं। तो ये कुछ था पृथ्वी के विषय में। तो और पृथ्वी से संबंधित एक और वीडियो जो हमने पहले से बना रखा है, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना, उसमें काफी सारी कुछ चीजें हमने क्लियर की, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए, आज का जो लास्ट ग्रह है उसको हम लोग पढ़ेंगे मंगल। पृथ्वी के समान मंगल पर जीवन की संभावनाएं हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के समान ही 25 डिग्री अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ पृथ्वी के समान, जिसके कारण मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। ये 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल, यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के समान 24 घंटे में अपना चक्कर भी पूरा कर लेता है। अपने अक्ष पर 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम भी जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी इन दोनों में समानता है जिसके कारण मंगल पर जीवन संभव है। इसके साथ ही मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण आयरन ऑक्साइड बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये जो ग्रह है इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं, इसी कारण मंगल ग्रह पर विभिन्न देशों की विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों ने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं। तो मिशन पहुंचे भी हैं और काफी सारी जानकारी भी जुटाई जा चुकी है। तो भारत ने भी साथ नहीं छोड़ा, भारत भी पीछे नहीं हटा। भारत ने भी कहा मैं भी भेजूंगा। तो भारत ने भी 2013 में, कब? 2013 में एक मिशन लॉन्च किया। उसका नेम क्या था? मॉम। क्या नेम था? MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये मिशन जो था भारत का सफल भी हुआ था। तो इसको एक अलग इतिहास में लिखा जा चुका है दुनिया की। ठीक है। तो जो मॉम जो था ये 2013 में लॉन्च किया गया था। लगभग इसको 1 साल लग गया मंगल तक पहुंचने में। तो ये 2014 में मंगल पर पहुंचा और इसने काफी सारी जानकारी भी जुटाई है। तो मंगल से संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जिनमें एक और है। इसके जो पृथ्वी का एक उपग्रह था चंद्रमा, और इसके 2 उपग्रह हैं। कितने? इसके 2 उपग्रह हैं। उनका नाम है फीबोस और डीमोस। फीबोस और डीमोस। फीबोस और डीमोस। तो इसके ये 2 उपग्रह हैं। तो जिनमें से डीमोस जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस की खासियत क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। बहुत गर्मी है और इसके साथ ही वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो इस लॉकडाउन के समय में आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोसियों का ख्याल रखें। इसके साथ ही जो समय आपको मिल रहा है, जैसा कि हम पहले कहा करते थे कि समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है,
तो इस समय आपके पास समय मिला है, ईश्वर ने आपको समय दिया है, तो समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ठीक है, आज की वीडियो में रखते हैं।